जोरदार तालियों से स्वागत करिए रणबीर बरार का। देखिए, परिचय मोहताज नहीं होता है, और जब रणबीर सर और मैं बात कर रहे थे तो हमारी चर्चा शुरू हुई। मैं थोड़ा सा अध्यात्म में रहा हूं और सर रहे हैं भोजन में। एक आपको श्लोक पढ़ के सुनाता हूं मैं। आप प्रथम कर्तव्यम भोजनम द्वितीय कार्यम। पहला कर्तव्य सबका होता है कि खाना मिल जाए पेट में, उसके बाद कार्य करेंगे। लेकिन रणवीर जी के साथ ऐसा है कि वो कार्य करते हैं भोजन का और लोगों के घरों तक पहुंचे हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं सर आपका। और जब भोजन की बात आती है, मैं शुरुआत करूंगा सर, क्योंकि हमने देखा आपने गुरुद्वारे से, लंगर से शुरू किया, लखनऊ में आप रहे, और आज की हमारी जो थीम है वो है लिमिटलेस इंडिया। यानी हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम वहां तक जाएंगे जहां पर सर्वोच्च स्थान इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आपका सफर कैसा रहा सर, लखनऊ से यहां तक का? देखिए, आई थिंक वो सफ़र जो है वो हर छोटे शहर से आए हुए बच्चे का वैसा ही होता है। अगर आप इंडिया में अर्ली 80s में, लेट 70s में पैदा हुए हैं, और आई कॉल इट द इवन बिफोर DD1 देयर वाज दूरदर्शन, है ना। सो अगर आप प्री DD1 एरा से हैं जब 1 और 2 भी नहीं होते थे, तब की लाइफ, उस लाइफ की हसल और ख़ुद को प्रूव करने की ज़िद एक अलग किस्म की ज़िद होती थी। ख़ासतौर अगर आप छोटे शहर से हैं तो, बिकॉज कई बार आपके लिए फ्यूचर प्री डिसाइडेड होता था। वही 3 ऑप्शन होते थे और उसके बाहर जाने का दिल तो बहुत करता था, लेकिन डर भी बहुत लगता था। और वो 3-4 ऑप्शन वही डॉक्टरी, UPSC, इंजीनियरिंग, नहीं तो बैंक PO, नहीं तो रेलवेज़। वो पटरी पे फार्म मिलते होते थे, है ना। सब GPO के बाहर, स्टेशन के बाहर, पटरी पे वही फॉर्म होते थे। वहीं पे जाके फ्यूचर डिसाइड होता था सबका, या फिर पापा के 4 दोस्त बैठ के फ्यूचर डिसाइड करते थे। सो दैट वाज इंडिया ना, दैट वाज इंडिया इन द 80s एंड द 90s। तो मेरा सिर्फ इतना ही था कि वो नहीं करना है। थोड़ा सा डर तो था, लेकिन हमें लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा कि अगर सारी ज़िंदगी बिकॉज यही फॉर्म अवेलेबल हैं पटरी पे, या यही पापा के दोस्त के बेटे यहीं जा रहे हैं, तो हम भी यहीं जाएं। तो वो चीज़ हमें तब समझ नहीं आई। एंड आई थिंक दैट उससे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। मैं उसको अभी थीम के साथ जोड़ के बेच सकता हूँ कि मेरे को लिमिटलेस होना था, ये होना था, कुछ नहीं। उससे ज़्यादा उस समय कुछ आइडिया नहीं था। उस समय सिर्फ यही था कि यार ये नहीं करना है, कुछ और करना है। एंड आई थिंक दैट फॉर मी टू बी लिमिटलेस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि courage is not the absence of fear, you know, it's the ability to act in the presence of fear. So I think उसको acknowledge करना कि यार डर तो लग रहा है, but कुछ तो करना है। I think वो probably मेरे लिए काम किया। And maybe that is the mantra to limitlessness that I think a small town kid growing up in the 80s has given India. और आज मेरे बिजनेस में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में वो छोटे शहर के बच्चे कहीं CEO हैं, कहीं MD हैं, वो उस लिमिटलेसनेस को जिद से प्रूव कर रहे हैं कि डर तो लगा पर किया। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। ये कहानी जैसी शुरू हुई और वैसी ही चल रही है। आपने कहा कि सोचा नहीं था, लेकिन आपने वो कार्य किया। एक बात मैं जानना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा, खाना तो सभी बनाते हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन उस खाना बनाने और सिखाने के साथ इतिहास बताने का तड़का लगाया है आपने। और इतिहास नहीं, भारत की समृद्ध परंपरा क्या है वो भी आपने दुनिया को बता दी है। यही आपको लगता है कि विचार दुनिया को देखना चाहिए भारत की तरफ? या मैं क्लीशे टर्म है, बट मैं अक्सर यूज करता हूँ कि फूड इज माई विंडो टू द वर्ल्ड, है ना। अब जिसको जो आता है वो वही करेगा। तो मेरे को खाना ही आता था, मैं हर एक को खाने के नज़रिए से देखता हूँ। मैं किसी के घर जाता हूँ तो उनके मसालेदानी से उनके घर की इक्वेशन समझने की कोशिश करता हूँ, राइट। अब किसी के घर में मिर्ची ज़्यादा, मसालेदानी में मिर्ची के 2 डब्बे हो गए, है ना, तो समझ में आता है ये मिर्ची ज़्यादा खाते हैं। किसी के घर में, नॉर्थ इंडियन के घर में अगर मसालेदानी में राई मिल गई, कड़ी पत्ता मिल गया, तो समझ में आ गया भाई कोई इंटर मैरिज हुई है या साउथ में से ट्रांसफ़र होके आए हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये रणबीर ने बता दिया, फिर कहना मत कि रणबीर ने बताया नहीं था। सो कहने का मतलब ये है कि खाना जो है एक बहुत अमेजिंग लेंस देता है लोगों को और दुनिया को देखने का।
और घर की मसालेदानी से आज आप वापस जाएंगे देखिएगा कि अगर आपकी मम्मी की मसालेदानी या आपकी मसालेदानी में जीरा 2 में क्यों है, अब हर तड़के में आपका हाथ वहीं पे जाता है, तो समझ में आता है कि इनका खाना कुछ ऐसा होगा, पॉइंट ऑफ व्यू. और एंड देन इट ट्रांसलेट्स बियॉन्ड द हाउस होल्ड टू द सोसाइटी एंड टू अ कल्चर. Right? Food is not just a reflection of a household, it's a reflection of collective and cohesive consciousness. और धीरे धीरे जब वो आप लेंस थोड़ा दूर करते जाते हैं खाने के साथ, तो आप एक फैमिली के बियॉन्ड एक सोसाइटी को समझना शुरू करते हैं और फिर एक कल्चर को समझना शुरू करते हैं. मेरे साथ भी वही हुआ, 30 साल से यही कर रहा हूँ और कुछ तो आता नहीं है, जब 35 साल होने वाले हैं. तो आई थिंक मैंने ये रियलाइज़ किया कि जैसे जैसे मैं लेंस दूर करता गया, बहुत अमेजिंग स्टोरीज अनरावल होती गई. A lot of stories started unraveling to me through food, you know, and the dots started connecting. किसी के घर की कोई कहानी कहीं दक्षिण भारत में जाके जुड़ी, फिर उसके बारे में पढ़ाई करी, फिर किसी से उठी हुई कोई कहानी कहीं जाके जुड़ी. ये 10-1 साल तक ये प्रोसेस चला और फिर I got to understand that the only way to really look forward is to look back. Look back and find that connect which is in our DNA. कुछ अन्न पार ब्रह्म कहते हैं ना, खाना हमारे अंदर, हम हैं ही, हाड़ मांस क्या है, खाना ही तो है. तो वो हमारे डीएनए में, हमारे खाने का कनेक्ट, हमारे पूर्वजों की नॉलेज और उनका खाने के साथ कनेक्ट सब हमारे डीएनए में है. सिर्फ उसको इन्वोक करने की जरूरत है ना. So the only way to actually sort of look forward for us when it comes to food is just go back. It's all there. It's all there. And धीरे धीरे कुरेते मिल जाएगा कहीं ना कहीं. And I think not just individually मिल जाएगा. As a society we have a lot to discover for ourselves through our food. And that's what I very strongly believe in. और इसलिए शायद मैं बार बार स्टोरीज को, इतिहास को इन्वोक करता हूँ अपने कॉन्वर्सेशन में. नहीं, लेकिन आपने कहा कि मुझे यही आता है, मैं यही करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रणवीर जितने अच्छे शेफ हैं, जितना अच्छा खाना बनाते हैं, उतना ही अच्छा लिखते हैं रणवीर आप. तो आज हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आपकी क्वालिटी जो है ये बहुत कम लोगों को पता है. नहीं, मैं अब नहीं, यहाँ कविता नहीं पढ़ूंगा, सब जगह मेरे से कविता पढ़वाते हैं लोग. बट ये मैं ज़रूर कहूँगा, आई थिंक दैट इज़ लखनऊ. लखनऊ में जिन पटरियों पे वो फॉर्म मिलते थे ना, बैंक पीओ के और रेलवे के, वहाँ पर वो छोटी छोटी 5-5 रुपए की किताबें भी मिलती थी, हरवंश राय बच्चन साहब की, महादेवी वर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की. तो वही है, इट इज़ द स्मॉल टाउन दैट टीचेज यू एवरीथिंग. इट टीचेज यू द हसल एंड इट ऑल्सो टीचेज यू द आर्ट. सो वही है और कुछ नहीं है. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़. आप एक्सप्रेशन ढूंढते हैं अपना, कोई म्यूजिक में ढूंढ रहा है, कोई खाने में ढूंढ रहा है, कोई लिख के ढूंढ रहा है, हर कोई खुद की अभिव्यक्ति का जरिया ढूंढ रहा है. और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू बिलीव इन एक्सप्रेसिंग. अभी क्या हो रहा है एज अ कंट्री, व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 10 years, वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स and the world is taking notice. So if you believe in expression, it doesn't really matter वो medium क्या है, वो matter नहीं करता, है ना. कहीं बाजा है, कहीं खाना है, कहीं गाना है. But expression for me is a very, very important value that we need to imbibe into our culture, because the world is watching and this is the time to really stand up and express yourself. बहुत समय तक मैं इंडिया के बाहर जब रेस्टोरेंट्स खोलता था तो उसके आगे मुझे हाइफन लगाना पड़ता था. मॉडर्न इंडियन, प्रोग्रेसिव इंडियन. यू नो, आज की डेट में इंडिया को हाइफन की ज़रूरत नहीं है, राइट. हम वी आर आउट देयर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स, एंड वेदर इट्स पोएट्री, फूड, इट ऑल कम्स फ्रॉम अ पावर एक्सप्रेशन. माहौल बनेगा तो मैं सुना दूंगा, फ़ोन में कुछ ना कुछ होगा. जरूर.